हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन करने वाले हैं। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन पढ़ाई। चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वे क्लियर हो सकें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें देखना है कि केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या है। ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है किसी भी टॉपिक को करने का, कि हमें उसकी डेफिनेशन तो कम से कम पता ही होनी चाहिए। तो एक केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस टू अनदर। एक केमिकल रिएक्शन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे तरह के केमिकल सब्सटेंस के सेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लासिकली अगर बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस इनकम्पोजेस चेंजेस दैट ओनली इन्वॉल्व्स द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। मींस अगर हम क्लासिकली बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व करती हैं चेंजिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आगे क्या कर रहे हैं, या तो फॉर्म कर रहे हैं बॉन्ड्स को या फिर ब्रेक कर रहे हैं बॉन्ड्स को बिटवीन एटम्स विद नो चेंज टू द न्यूक्लियाई। मीन्स उनके न्यूक्लियस में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली के कारण या तो बॉन्ड्स बन रहे हैं या फिर बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। एंड कैन ऑफन बी डिस्क्राइब्ड बाय द केमिकल इक्वेशन, और जो कि आगे केमिकल इक्वेशंस के द्वारा दर्शाए जा सकते हैं। सो चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर एवरीवेयर। मीन्स अगर मैं पूछता हूँ कि केमिकल रिएक्शंस कहाँ हो रही हैं, तो केमिकल रिएक्शंस हर जगह हैं। आपके घर के अंदर कुकिंग है, रेस्पिरेशन है, रस्टिंग है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है। ये सभी केमिकल रिएक्शंस को ही अपने अंदर इन्वॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर कैसे पता करें कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं जो हमें बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर हो चुकी है। जिसमें जो पहला इंडिकेटर है वो है चेंज इन कलर। अगर किसी वस्तु का कलर चेंज हो जाता है, आपने पेंट नहीं किया लेकिन आपने उसे ऐसे ही छोड़ा हुआ है और उसका अगर कलर चेंज हो जाता है, तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जाम्पल आयरन रॉड। अगर आयरन रॉड को आप बिना पेंट किए वातावरण में एज इट इज छोड़ देते हैं, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वह अपने कलर में बदलाव ले आता है। वह ग्रे से किस में, ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर वहाँ पर चेंज इन कलर हुआ है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई। सेकंड है एवोल्यूशन ऑफ गैस। मीन्स अगर आप किसी रिएक्शन को करते हैं और उसमें से अगर गैस रिलीज होती है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी रिएक्शन को करते समय जो सब्सटेंस जिसके साथ आप काम कर रहे हो, अगर उसके टेम्परेचर में, उसके तापमान में कोई बढ़त होती है या फिर कोई कमी आ जाती है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर अगर हो जाता है उसमें, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है जी। और जो फोर्थ वन है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेसिपिटेट्स होते क्या हैं। प्रेसिपिटेट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है जी। मान लीजिए आपने दो सॉल्यूशंस लिए और आपने उनकी रिएक्शन कराने की कोशिश की। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि जब आपने रिएक्शन कंप्लीट कराई, तो उसके बाद आपने देखा कि एक कंटेनर के अंदर कुछ अनडिजोल्वेबल मटेरियल्स उस कंटेनर की तलहटी में, यानी कि बॉटम में डिपॉजिट हो गए हैं। तो इन्हें बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। तो अगर प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट। तो केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं? केमिकल इक्वेशंस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होती हैं किसी केमिकल रिएक्शन की। मान लीजिए हम आयरन के बारे में बात करते हैं। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है आयरन, और आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर देता है, जो जंग हम कहते हैं जिसे जनरली। ठीक है जी। लेकिन अगर मुझे किसी को ये बताना हो कि किस तरह से आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो मैं उसे किस जरिए बताऊंगा? तो उस जरिए का नाम ही है क्या? केमिकल इक्वेशन।
एक बार डेफिनेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज। यानी कि केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, किसी केमिकल रिएक्शन की, इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स, यानी कि आप केमिकल्स के सिंबल्स लिखने वाले हैं और उनके फॉर्मूले भी यहाँ पर लिखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, जिससे कि एक नई चीज़ का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एक सेट है केमिकल्स का, जो कि एक नए सेट ऑफ केमिकल का निर्माण कर रहा है। ठीक है जी। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया है। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो चेंज होके कन्वर्ट हो गए हैं, जो चेंज हो गए हैं किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, उन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। और जो नई चीज़ बनी है, जो नए केमिकल्स का एक सेट बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। मीन्स द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड formed during the reaction is the product of the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है और रिएक्टेंट्स कौन है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं वर्ड इक्वेशंस के बारे में। ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। एक वर्ड इक्वेशन क्या शो करती है, चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, कोई रिएक्टेंट किस तरह से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, थ्रू एन एरो, एक एरो के द्वारा ये हम दर्शाते हैं और जिसे हम वर्ड इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है जी। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट। एक वर्ड इक्वेशन के अंदर हमेशा जो रिएक्टेंट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं। ये जनरल रूल्स हैं जो आपको देखने होंगे। किसी भी वर्ड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं हम, जो केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिखने होंगे क्या आपको, रिएक्टेंट्स। ठीक है जी। विद अ प्लस साइन, यानी कि उनके बीच में प्लस साइन आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और बीच में आपको देखने को मिल रहा है क्या, प्लस साइन। इसके बाद हम बात करते हैं सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो राइट हैंड साइड आपको देखने को मिल जाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन, जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो राइट हैंड साइड लिखे जा रहे हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और जो प्रोडक्ट्स हैं वो राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। अगर यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं तो हम उनके बीच में भी प्लस का साइन लगा देते हैं, लेकिन अगर सिंगल ही प्रोडक्ट है तो वहाँ पर प्लस के साइन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट, द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। हमेशा जो एरो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं उस एरो का जो हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ही रहने वाला है। ठीक है जी। एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और ये है रिएक्शन की डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। यानी कि अगर आप एरो के जो हेड है उसे अगर आप प्रोडक्ट की तरफ करते हो तो इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने आपस में रिएक्शन की है एंड प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया है, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है। नेक्स्ट करते हैं स्केलेटल इक्वेशंस। सो स्केलेटल इक्वेशंस क्या हैं, देखिए बेटा, स्केलेटल इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस विच शोज द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सो फॉर्म्ड विदाउट बैलेंसिंग देम। देखिए एक इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी इक्वेशन को, चाहे वो मैथमेटिकल हो या फिर वो केमिकल इक्वेशन हो, इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होने चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में, एक वर्ड इक्वेशन के बारे में, और वर्ड इक्वेशन से निकले सिंबल्स के बारे में। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखिए Mg का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम आपको दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन के दो एटम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम है। सो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली देखता हूँ तो क्या ये गलत है, हाँ जी ये गलत है। भाई मैग्नीशियम का एक, ठीक है, मैग्नीशियम का एक एटम यहाँ पर है तो मैग्नीशियम का एक एटम यहाँ पर भी है, लेकिन ऑक्सीजन के दो एटम यहाँ पर है और ऑक्सीजन का अकेला एटम यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या है, टेक्निकली तौर पे तो ये गलत है। ऑक्सीजन का दो एटम यहाँ पर होने चाहिए थे। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है तो एक एटम कहाँ चला गया,
ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड है, लेकिन अनबैलेंस होने के बावजूद भी क्या ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि कौन से रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में जुड़े और क्या प्रोडक्ट बन गया? तो हाँ, ये दे रहे हैं जो ऐसे इक्वेशंस को जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं रिएक्टेंट्स के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन फिर भी वो अनबैलेंस हैं, कहलाती हैं क्या? स्केलेटल इक्वेशंस। ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अनबैलेंस्ड इक्वेशंस, इन्हें अनबैलेंस्ड इक्वेशंस भी कहा जाता है। केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस करना है, इसके लिए एक नई वीडियो आने वाली है। सो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में जल्दी से जल्दी उन्हें पता लग सके। सो हिट द बेल आइकन बिफोर गोइंग फर्दर। तो क्या सर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट जो होती है, क्या उसे भी केमिकल इक्वेशन में शो किया जा सकता है? तो आपको मैं बता देता हूँ, जी हाँ। क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। केमिकल इक्वेशंस में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के जस्ट बाद ब्रैकेट में G फॉर गैस के लिए, L लिक्विड्स के लिए और S सॉलिड्स स्टेट के लिए यूज़ करते हैं, और एक्वस अगर सॉल्यूशन है तो उसके लिए AQ भी यूज़ किया जाता है। सो लीजिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड। सो कैल्शियम क्लोराइड में आप ध्यान से देखेंगे तो AQ आपको दिख रहा है। सो AQ का मतलब है कैल्शियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है जिस समय पर उसे एज ए रिएक्टेंट यूज़ किया गया। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, यानी कि जो पोटेशियम कार्बोनेट है जो सेकेंड रिएक्टेंट है, उसकी अगर फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं तो वो भी एक्वस फॉर्म में ही यहाँ पर मौजूद है। रिएक्शन हुई, एरो आपको दिख गई है। 2KCl, यानी कि आपको यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड प्रोडक्ट के तौर पे मिला है जो कि आपको एक्वस फॉर्म में मिला है, तो AQ आपने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद प्लस CaCO3 जिसमें S आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो सॉलिड स्टेट में प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकल के आया है। ठीक, सेकेंड एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH3CO2H एक्वस फॉर्म में है, AQ से रिप्रेजेंट किया गया है। जो H2O है वो लिक्विड फॉर्म में है, L से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और H3O जो है वो एक्वस फॉर्म प्लस CH3CO2 जो है वो एक्वस फॉर्म में यहाँ पर है, मिलेगा आपको प्रोडक्ट के तौर पर। तो आपको फिजिकल स्टेट्स के बारे में पता लग गया है कि किस तरह से फिजिकल स्टेट्स को शो किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा सर, चलो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया है, लेकिन क्या केमिकल रिएक्शंस एक ही तरह की होती हैं या फिर केमिकल रिएक्शंस भी अलग अलग तरह की हो सकती हैं? तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस भी अलग अलग तरह की होती हैं। केमिकल रिएक्शंस को मुख्य रूप से 6 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। मीन्स वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू मेन 6 टाइप्स। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स जो पोर्शन है चैप्टर का ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से लगातार और फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवी है ऑक्सीडेशन, और सिक्स्थ है रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक साथ भी देखा गया है कई रिएक्शंस के अंदर, तो उस वजह से एक नई तरह की केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बारे में हम आगे करेंगे। ठीक है जी। चलो तो शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट होने वाले हैं और एक प्रोडक्ट बनने वाला है। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए प्रोडक्ट बनी। 2H2 प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स ने ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ क्या किया, रिएक्ट किया और 2H2O का निर्माण कर दिया, यानी कि वाटर यहाँ पर बन गया है। तो क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला गया है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं किसमें, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कैसे उल्टा है यहाँ पर? तो इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन
डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक सिंगल कंपाउंड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है टू प्रोड्यूस टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस, यानी कि एक चीज टूट रही है और बन रहे हैं क्या, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर। द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली नहीं होती हैं, लेकिन हो सकती हैं कब, जब हम कुछ एनर्जीज को सप्लाई कर देते हैं किसी केमिकल कंपाउंड के अंदर। तो किसी केमिकल कंपाउंड में अगर हम किसी एनर्जी फॉर्म को सप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी फॉर्म क्या करेगी, उस कंपाउंड को ब्रेक कर देगी या डिकम्पोज कर देगी। और एनर्जी फॉर्म के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं क्या, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट एनर्जी। तो हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के आधार पर, के बेस पर हमने क्या किया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को आगे 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से पहली है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, व्हेन अ सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है किसके पास होने पे, इलेक्ट्रिसिटी के पास होने पर, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, सो लाइसिस वर्ड ही टूट जाने का है। ठीक है, इंग्लिश का एक वर्ड लाइसिस जो आपको ये बताता है कि ब्रेक डाउन चल रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया गया है तो इस वजह से इसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल 2H2O गिव्स आउट 2H2 प्लस O2। वाटर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिसिटी हमने दी है जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल 2H2 यानी कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो गया है, ब्रेक हो गया है। तो इसे हमने क्या बोला, डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज की है एज ए एनर्जी। थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन अ सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग, देखना ध्यान से, व्हेन अ सब्सटेंस डिकम्पोज ऑन हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम किसी सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं और वहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है, कौन सी, हीट एनर्जी, हम उसे गर्म कर रहे हैं और वो डिकम्पोज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन चल रहा है। जैसे कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने गर्म किया, जो कि सॉलिड स्टेट में है, उसको आपने गर्म किया और हुआ क्या यहाँ पर कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोडक्ट के तौर पर बाहर आ गई। अब देखो ध्यान से यहाँ पर कि कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल प्रोडक्ट है, जब आपने उसे हीट दी है तो क्या हुआ यहाँ पे कि वो 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन। लेकिन किस एनर्जी का यहाँ पर यूज़ हुआ, हीट का यहाँ पर यूज़ हुआ, तो जिस वजह से इसे क्या बोला गया, थर्मल डिकम्पोजिशन बोला गया। एक थर्ड वन जो है वो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के बारे में अगर बात करें तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, लेकिन यहाँ पर हीट का यूज़ नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर यूज़ हुआ है सनलाइट का। ठीक है जी। सो व्हेन अ सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सब्सटेंस देखिए यहाँ पे AgCl2 डिकम्पोज हो रहा है Ag+Cl2 में, यानी कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड है वो टूट रहा है सिल्वर प्लस क्लोराइड मॉलिक्यूल में। तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम यहाँ पे बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, है ना जी। तो अगर हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं किस चीज़ को, तीनों चीज़ों को यहाँ पर हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। डिकम्पोजिशन में पहला जो डिकम्पोजिशन है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। सेकंड है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट को आपने यूज़ किया किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए। और थर्ड वन इज़ द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें सनलाइट का उपयोग हुआ है किसी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने में, यानी कि डिकम्पोज करने में। ठीक है जी। तो आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पर। वैसे तो अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने से पहले आपको एक छोटी सी सीरीज है रिएक्टिविटी सीरीज, इसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल इज अ सीरीज इन विच द मेटल अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। माने तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो मेटल्स की एक ऐसी सीरीज है जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर को बोले तो किस बेस पे, उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे, यानी कि सबसे ऊपर आपको मिलेंगे कौन से, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके नीचे उससे कम रिएक्टिव, उससे नीचे उससे कम रिएक्टिव, उससे नीचे उससे कम रिएक्टिव, सबसे नीचे सबसे लीस्ट रिएक्टिव। क्लियर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज इज द सीरीज ऑफ द मेटल्स इन विच मेटल्स आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा।
कि रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की एक अरेंजमेंट है, सीरीज के रूप में है, ठीक है जी, जिसमें मेटल्स को उनके घटते क्रम, उसकी रिएक्टिविटी के आधार पे घटते क्रम में रखा गया है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड, है ना। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, एक बार में क्लियर हो जाएगा। Zn प्लस CuSO4 जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को आपने क्या किया? रिएक्ट कराने की कोशिश की, और जैसे ही इनकी रिएक्शन हुई है तो हुआ क्या? जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, और क्या बना दिया? जिंक सल्फेट बना दिया, और कॉपर बेचारा अलग हो गया। तो ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, जिसकी वजह से क्या हुआ है? रिएक्शन में जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से और बना दिया जिंक सल्फेट, और कॉपर एग्जिट हो गया। क्लियर है? सो इस तरह की रिएक्शंस जिसमें एक ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट किसी कम एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके यौगिक से, उसके कंपाउंड से, उन्हें हम बोलते थे क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? सेकंड एक बार देख लेते हैं। AgNO3 AgNO3 जो ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है, प्लस जिंक गिव्स आउट Ag अलग निकाल दिया है, और क्या बना दिया? जिंक नाइट्रेट बना दिया। क्यों बना दिया भैया? क्योंकि Ag जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है। जिस वजह से क्या किया कि जिंक ने Zn ने Ag को रिप्लेस कर दिया AgNO3 से, और क्या बना दिया? खुद बन गया ZnNO3O ट्वाइसली, एंड देन Ag को बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? Zn डिस्प्लेस Ag फ्रॉम द AgNO3। In the above reaction, Zn is more reactive than Ag, so Zn displaces Ag from its solution. सो क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम देयर कंपाउंड। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको समझ में आ रहा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट तो है यहाँ पर भी लेकिन वो दो बार है। द रिएक्शन इन विच two different atoms or groups of atoms are displaced by other atoms or groups of atoms are double displacement reaction। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग एटम या फिर दो अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं बाय अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि किसी दूसरे एटम के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल BaCl2 प्लस Na2SO4। क्लियर? यहाँ पर क्या? बेरियम क्लोराइड को हमने क्या किया? रिएक्ट कराया है सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम सल्फेट के साथ उसे हमने रिएक्ट करा दिया, जिससे क्या बना? बेरियम सल्फेट बन गया। देखो भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन गया है और प्लस में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया। यहाँ पर देखिए Cl किसके साथ बैठा है? Ba के साथ, लेकिन यहाँ पर Cl किसके साथ है? Na के साथ। तो और दूसरा देखिए SO4 किसके साथ है? Na के साथ, लेकिन यहाँ पर SO4 किसके साथ है? Ba के साथ। तो Ba ने तो Na की जगह ले ली है और Na ने Ba की जगह ले ली है, तो हो गया ना डबल डिस्प्लेसमेंट। एक ही इक्वेशन के अंदर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रही है। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय द अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस NaCl। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। डबल डिस्प्लेसमेंट के अब कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को किन दो दूसरी केमिकल रिएक्शंस के तौर पर भी देखा जा सकता है, तो फर्स्ट वन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड सेकंड वन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? सो एक क्विक रिकैप देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का। केमिकल रिएक्शंस को हमने मुख्य रूप से 6 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना जी, जिन्हें हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंथेसिस रिएक्शन। सेकंड वन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
फिफ्थ है ऑक्सीडेशन और सिक्स्थ है रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में जो जानकारियाँ आपको लेनी हैं वो सभी इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइंस गुरु मंत्र डिजिटल स्कूल चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है? सो बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बहुत ज़रूरी टॉपिक के साथ जिसका नाम है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस।